नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। मेरा नाम है जितेंद्र, आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम मैथ्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। ओके, तो अच्छे से जो है वह सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आपके 20 में से 20 नंबर जो है वो आ जाएं, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप फुल में से फुल मार्क्स जो है वो प्राप्त कर सकते हैं अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ओके, मैथ्स कोई रट्टा मारने वाला सब्जेक्ट नहीं है जिसे आप रट्टा मार के जो है वहाँ से नंबर प्राप्त कर लो। तो कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके, और यहाँ पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो आप कभी भी यहाँ पे मैं करा रहा हूँ या आप कोई भी टेस्ट देते हो तो कभी भी ये सोच के मत देना कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आएंगे। आप जो कोई टेस्ट दोगे या जो भी आप क्वेश्चन करोगे तो कॉन्सेप्ट पे आप ध्यान देना कि आपको सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। बाकी आपके एग्जाम में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो मेन फोकस जो रहेगा आपका क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। ओके, तो देखिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये जो है वो MPSI कांस्टेबल और जेल पहरी यानी मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए है ये। आप ये मत सोचना कि ये जेल पहरी के लिए ही है, ये जितने भी एग्जाम है, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो इसी लेवल के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक होम थिएटर सेट 4950 4950 का है, यदि उस पर 20% और 15% की दो क्रमागत छूट दी जाती हैं तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें जो दी हुई है, देखिए 4950 दिया हुआ है, इस पे हमें 20% और 15% दो छूट दे के नहीं, जो हमारी राशि निकलेगी वही हमारा विक्रय मूल्य होगा। क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है कि 20% और 15% की दो क्रमागत छूटें दी हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए आप सीधा सीधा यहाँ से इस तरीके से कर सकते हो, फिर 85/100। ओके, तो ये कैलकुलेशन करना होता है, पर यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आसान करेंगे। देखिए 20% को हम फ्रैक्शन में किस तरीके से लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम 15% को जो है वो फ्रैक्शन में कितना लिख सकते हैं, 3/20 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, एक डिस्काउंट दिया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर क्रमांक छूट है, 20 पर 3 डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 17/20 तो ये हो जाएगा और 4/5 ये हो जाएगा। तो अब हमें 4/5 और 17/20 का मल्टीप्लाई करना रहेगा, किसमें, 4950 में। तो बस कर देते हम, तो 4/5 इंटू 17/20। ओके, तो देखिए 0 से 0 में यहाँ पे से काट दूंगा, 2 से ये 2 टाइम्स ये चला जाएगा, और यहाँ से हम 5 से इसे काट देंगे तो ये कितनी बार 99 टाइम्स चला जाएगा, और ये कितना है 34, ये हो जाएगा 17 दूना 34। तो 99 में जब हम 34 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं क्या करने वाला हूँ, 100 माइनस 1 कर देता हूँ और 34 कर देता हूँ, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसान होगी। तो देखिए 3400 में से कितना घटाना है, मुझे 34 घटाना है, तो ये आसान रहेगा। तो इससे अच्छा देखिए आप 99 का 34 में मल्टीप्लाई करते तो थोड़ा आपको टाइम लगता कैलकुलेशन करने में यहाँ पर। तो मैंने 99 को क्या कर दिया, 100 माइनस 1 कर दिया और 34 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमें ये आसान लगा, ठीक है। जिससे हमारे जो क्वेश्चन का आंसर भी है वो एग्जैक्ट सही आ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में अगर एक भी मिस्टेक हो गई ना तो क्वेश्चन जो है वो अलग दोबारा से आपको फिर से सॉल्व करना पड़ सकता है। ओके, तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 6, ये हो जाएगा 633, तो ये हो जाएगा 3366। तो बस इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, बाकी हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं मैथ्स के, तो आप देख सकते हो, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। MPSI के चैप्टर वाइज, कांस्टेबल के मिल जाएंगे, जेल पहरी के मिल जाएंगे, जितने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं, ग्रुप 4, सब ग्रुप 4, लेबर इंस्पेक्टर में जो आए हुए एग्जाम हैं, तो उनके हमने सारे क्वेश्चन मैथ्स के किए हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आपको जाकर देख लीजिएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या बोला गया है कि यदि x का 15% y के 10% का 3 गुना है तो x/x अनुपात y किसके बराबर होगा। तो देखिए x का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 15% बराबर y के 10% का कितना, 3 गुना है, तो 3 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। क्वेश्चन में जो लिखा है बस उसी की भाषा से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, अपना अलग से बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया कि 15%, x का 15% बराबर है किसके, y के 10% का 3 गुना है, तो बस हमने कर दिया।
तो यहाँ से देखिए परसेंटेज परसेंटेज तो कट जाएगा और 3 से 5 टाइम ये चला जाएगा और 2 से ये चला जाएगा। तो कितना x अपॉन बाई इधर ले लेंगे और 2 इधर है और 1 नीचे है, तो 2 अनुपात जो है 1 आंसर आ जाएगा इसका। सेकंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, किसी पुस्तक विक्रेता ने 500 पाठ्य पुस्तकें 20,000 रुपये में खरीदी। वह अन्य ऐसे उन्हें ऐसे लाभ पर बेचना चाहता है कि जिससे 50 पुस्तकें उसे निःशुल्क पड़ जाएं, तो कितने प्रतिशत का जो है वो उसे लाभ पर अपनी पुस्तकें बेचनी चाहिए, ये कहा गया है क्वेश्चन में। तो सीधा सीधा तो देखिए आप इसे दो तरीके से कर सकते हो। कैसे? पुस्तक का प्राइस निकाल लो, ठीक है, पुस्तकों का प्राइस निकाल लो, या फिर आप क्या बोलते हैं जो पुस्तक दी हैं उसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए 500 पुस्तकें, इस पे जो है वो 50 पुस्तकें हमें निःशुल्क चाहिए, ठीक है। तो 500 पुस्तकें पैसे 50 निःशुल्क चाहिए, तो 50 अपॉन 500 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 10% जो है हमें अपनी पुस्तकें जो है वो बेचनी चाहिए लाभ परसेंट पे। ओके, तो 10% जो है इसका आंसर आ जाएगा। बाकी आप पुस्तकों के लाभ से भी निकाल सकते हो। देखिए 500 पुस्तकों का जो है वो कितना है, 20,000 राशि है, प्राइज है। तो 50 पुस्तकें हमें निःशुल्क चाहिए, तो 50 पुस्तकों का जो है वो कितना यहाँ पर हमें पैसे लगेंगे उसके। तो ये देखिए 50 पुस्तकों का जो है वो हमें लगेंगे ये 2,000। तो 2,000 जो है हमें पुस्तकें कोई बात की जाए तो रुपए जो है वो निःशुल्क चाहिए, कितने पर, 20,000 पर। तो बस 2,000 अपॉन 20,000 इंटू 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो ये, 2 जीरो से ये कट जाएगी और एक बार ये चला जाएगा, तो 10 टाइम्स जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो 10% जो है ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी व्यक्ति के वेतन का 20% भाग किराए पर खर्च होता है, 60% भाग जीवन यापन पर खर्च करता है, 10% भाग की वो है बचत करता है और शेष 30 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करके, तो उसका वेतन पूछा गया है कि उसका वेतन जो है वो कितना होगा। ठीक है, हमने मान लिया कि उसका जो 100% जो है वो वेतन है, इसमें से जो है वो 20% वो किस पे खर्च कर रहा है, किराए पर, 60% जो है वो जीवन यापन पर खर्च कर देता है और 10% जो है वो बचा लेता है। तो टोटल उसने कितना खर्च कर दिया, यहाँ पर देखोगे आप 90% जो है वो उसने अपनी सैलरी का जो है वो वेतन का खर्च कर दिया है। बचा कितना, 10%। 10% बचा है, वो भी 30 वर्षों की शिक्षा पर खर्च किया है, तो मैं 30 के बराबर कर दूंगा। अब हमें निकालना कितना है, उसका वेतन निकालना है, क्योंकि हमने 100% माना था। ये 10% की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 100% की वैल्यू कितनी की हो जाएगी, 300 के बराबर हो जाएगी। एक जीरो और चिपका देंगे यहाँ पर, ठीक है, तो 100% ये हो जाएगा, 300 ही हो जाएगा। तो बस टोटल जो वेतन निकला उसका कितना निकला, 300। तो ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी जाती है। राम 20 सेकंड बाद उसको जो है वो आवाज़ सुनाई पड़ती है, तो ध्वनि की गति पूछी गई है कि ध्वनि की गति क्या होगी। तो सिंपल सा है, हम इसमें जो फॉर्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे डिस्टेंस इज टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, अब देखिए हमें दूरी दी हुई है, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 6.64 किलोमीटर, और हमें टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें जो है वो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे यहाँ पर किलोमीटर मीटर पर सेकंड में आंसर दिया हुआ है, किलोमीटर पर सेकंड में आंसर दिया हुआ है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर जो रहता है। पर ये तो देखिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन तो गलत ही हो जाएगा, ये वाला भी गलत हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड में हमें आंसर निकालना रहेगा। तो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, अगर मैं 6.64 किलोमीटर को जो है वो मीटर में कन्वर्ट करूँगा, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, 6640। ठीक है, क्योंकि 1 मीटर में जो है वो 1000 किलोमीटर होता है, 1 किलोमीटर में जो है वो 1000 मीटर होता है। ओके, तो हमने ये आ गया हमारी डिस्टेंस, वो भी मीटर में। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं, स्पीड हमें निकालनी है, यहाँ पर पूछा गया है कि ध्वनि की गति निकालनी है, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने निकाल दिया 6640 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है, 20 सेकंड। ये मीटर है और ये सेकंड है, तो यहाँ से जीरो से जीरो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा 332 टाइम्स, तो मीटर पर सेकंड। देखिए यहाँ से 332 मीटर पर सेकंड जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा दिया हुआ है
थर्ड ऑप्शन। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन करना था। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 2000 पर 75 प्रति हजार वार्षिक दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो साधारण ब्याज का आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू टी इंटू आर अपॉन 100, ये होता है। अब हमें प्रिंसिपल तो दिया हुआ है यहाँ पर 2000, टाइम भी दिया हुआ है 2 वर्ष, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें यहाँ पर से पता करनी पड़ेगी, जो कि कितना दिया हुआ है 75 प्रति हजार वार्षिक दर दी हुई है। तो इसे हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे पहले तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 75,000 प्रति, तो 1000 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा 7.5 जो है हमारी ये निकल आएगी, दर रेट निकल आएगी। तो बस अब हम सीधा सीधा यहाँ से साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर 2000 इंटू 7.5 इंटू 2/100। देखिए यहाँ से ये कितनी बार, ये 3 जीरो से 1 जीरो, ये कट जाएगा और ये 75 है, 75 इंटू 4 करोगे तो यहाँ से देखिए 4 पंजा 20, यहाँ से लगा 2 28 और 2 300। तो बस 300 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो बात समझने वाली बात थी बस यही थी कि जो रेट है कुछ इस तरीके से दी है जो कि हमें परसेंटेज में निकालनी पड़ती है, परसेंटेज में हम कैलकुलेट करते हैं रेट को, ठीक है, इसीलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया है इसमें, a प्लस बी अपॉन रूट में ए बी दिया हुआ है और बराबर दिया हुआ है 2:1 के। तो हमें a माइनस बी का जो है वो मान निकालना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन अगर आपसे पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या है, कोई भी वैल्यू मान के नहीं जो है वो इसमें पुट किया करो। जैसे कि देखिए a प्लस बी अपॉन रूट ए बी बराबर 2:1। अब मैं a और b की क्या वैल्यू मानूं कि मुझे जो है वो 2/1 मिल जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक इसको मान लेता हूँ, एक इसको मान लेता हूँ, और यहाँ पर भी एक एक मानूंगा तो रूट 1 का मान तो एक ही होता है ना, तो इससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ से हमें देखिए 2 मिल रहा है और यहाँ से हमें 1 मिल रहा है। तो बस हमें a बराबर 1 और b बराबर 1, तो ये वैल्यू हमने मान ली, ठीक है, क्योंकि हमारी जो है ये वाला जो है इक्वेशन दिया हुआ है ये सेटिस्फाई कर रहा है हमारा, ठीक है, इसीलिए हमने 1 और 1 मान ली। तो बस a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ए है तो बराबर 0, एक में से एक जाएगा तो 0 बचेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि त्रिभुज ABC 16 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिकोण है तो त्रिकोण की ऊंचाई बताइए। त्रिकोण की ऊंचाई बताइए, समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाएं जो है वो बराबर होती हैं। तो ए बी और सी ये तीनों ही भुजाएं बराबर हैं, जिसकी जो भुजा दी हुई है ये 16 सेंटीमीटर की दी हुई है, और ये जो रहती है वो रहती है ऊंचाई h। तो इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला याद रखना है आपको, h बराबर होता है a√3/2, ये जो है वो ऊंचाई का फॉर्मूला होता है। ओके, तो बस हम ये हमें पता ही है, ये जो है वो भुजा होती है, तो 16√3/2 यानी 8√3 जो है इसका आंसर आ जाएगा, जो कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई रहेगी। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, देखिए मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो सीधे सीधे फॉर्मूला पे बेस्ड रहते हैं, तो आप फॉर्मूला जरूर याद कर लीजिएगा। जो क्षेत्रमिति रहती है तो सीधे सीधे फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, बाकी आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना पड़ता। आपको पता है, देखिए यहाँ से आपको भुजा पता ही है, और जाहिर सी बात है ऊंचाई का अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप आसानी से इसे निकाल सकते हो। ओके, तो फॉर्मूला जितने भी हैं आप याद रिवाइज करते रहिए, याद करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि किसी मीनार के आधार से 40 मीटर की दूरी पर एक बिंदु से मीनार के शीर्ष भाग का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई बताइए। ठीक है, एक मीनार है, ये हमने मान ली मीनार है, और यहाँ से जो है वो 40 मीटर की दूरी पर जो है वो एक बिंदु है, और यहाँ से जो एंगल बनाता है ये उन्नयन कोण जो 60 डिग्री बना रहा है, और ये जो है वो मीनार की ऊंचाई है। अब हमें निकालना है इसमें मीनार की ऊंचाई। तो देखिए
ऊंचाई और नीचे आधार दिया हुआ है, यानी ये जो है वो लंब है, ये आधार है, और लंब बटा आधार जो है वो किस में होता है, tan में होता है, क्योंकि tan बराबर होता है लंब बटे आधार। और डिग्री हमें दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ पर एंगल दिया हुआ है, तो tan 60 डिग्री बराबर h/40 कर देंगे हम। tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, तो √3 = h/40। तो h की वैल्यू यहाँ से हमें निकल आएगी, 40 इधर जाएगा, तो 40√3। तो बस ऊंचाई हमें निकल आई मीनार की कितनी है, 40√3। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि थर्ड ऑप्शन जो है इसमें दिया हुआ है मीटर में। ओके, देखिए यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ है, तो कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना, यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, तो छोटी छोटी सी मिस्टेक होती हैं जो आपको गलत करवा सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सेंटीमीटर मीटर में जो है वो ध्यान नहीं दोगे तो पहले ही ऑप्शन लगा दोगे, जो कि पहले ही यहाँ पर गलत दिया हुआ है, और सेकंड वाला जो मीटर में दिया हुआ है, जो थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, वो सही है। तो ये छोटी छोटी सी भी आप ध्यान से चीज़ें जो है वो किया करो, आपका एक नंबर जो है वो आराम से जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर किसी गोलक और अर्धगोलक की त्रिज्या का एक समान है और उनके कुल पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। तो इसमें भी आपको फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको गोलक यानी स्फेयर और हेमी स्फेयर का फॉर्मूला पता है, किसका, कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल, ओके, तो टोटल सरफेस एरिया अगर आपको पता है स्फेयर और हेमी स्फेयर का, तो आप आसानी से निकाल दोगे। तो जिसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ये तो हो गया हमारा गोलक का टोटल सरफेस एरिया, और अर्धगोले का होता है 3πr²। अब यहाँ पर त्रिज्या तो हमें दोनों की समान दी हुई है, तो त्रिज्या तो कट जाएंगी, पाई से पार्ट कट जाएगा, तो 4/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए आपको पेन चलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, आपको सीधा पता है कि 4πr² जो है वो गोलक का होता है, अर्धगोले का होता है 3πr²। समान त्रिज्या दी हुई है, दोनों कट जाएंगी, पाई से पाई कट जाएगी, 4/3 जो है इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि प्रीति अपनी यात्रा का 40% पैदल और शेष बस द्वारा तय करती है। यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा की दूरी ज्ञात करें। ओके, देखिए 100% मैंने मानी कि टोटल जो है वो यात्रा 100% है, जिसमें से जो है उसने 40% क्या किया है, पैदल चल लिया है। ठीक है, 40% उसने क्या किया है, पैदल चल लिया है। अब बचा कितना, 60%, जो कि उसने बस से तय की हुई है। यहाँ पर आगे दिया हुआ है, यदि उसे 80 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो उसके द्वारा बस से की गई यात्रा निकालनी है। बस से कितनी की गई, 60%। टोटल जो दूरी दी हुई है यहाँ पर 80 किलोमीटर दी हुई है, यानी जो 100% की वैल्यू दी हुई है वो 80 किलोमीटर दी हुई है। लेकिन हमें निकालना क्या है, निकालना है बस से, और बस की कितनी दी हुई है, 60%। तो हम 80 किलोमीटर का जो है वो 60% निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ पूछी गई है कि बस की जो बस से द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। तो 80 किलोमीटर में 60% हम यहाँ से निकालेंगे तो अपॉन 100 आ जाएगा, परसेंट हटाएंगे तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो प्रीति ने जो है वो 48 किलोमीटर जो है वो बस से दूरी तय की, और बची हुई दूरी कितने, पैदल तय की हुई है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए और बी एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं और ए अकेला उसे 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में, 6 दिन में करते हैं, और ए अकेला जो है वो 9 दिन में तय करता है। टोटल वर्क हम निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 18। ठीक है, अब हमें जो है वो इनकी एफिशिएंसी निकालनी। ये तो हो गया हमारा टोटल वर्क। अब इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, ए और बी की क्षमता हो जाएगी 3, 6 18, और एक अकेले की क्षमता हो जाएगी 2। ठीक है, तो इनकी क्षमता आ गई। अब हमें निकालना किसका है, बी का अकेला। ए और बी की क्षमता इतनी है और ए अकेले की इतनी है। अगर मैं इन दोनों को माइनस कर देता हूँ तो मुझे किसकी, बी की क्षमता मिल जाएगी, क्योंकि ये तो ए और बी की है और ये केवल ए की है। तो यहाँ से मैं 2 को जो है वो माइनस कर दूंगा 3 में से, तो कितना हो जाएगा 1, जो कि किसकी क्षमता रहेगी, बी की क्षमता रहेगी।
अब हमें पता है कि टोटल वर्क इतना है, इसकी क्षमता जो है वो बी की 1 है, तो 1 से हम डिवाइड करेंगे 18 में, तो क्या मिलेगा, 18 मिलेगा। तो बी अकेला जो है वो 18 दिन में काम कर लेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि 490 को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का शेयर बी के शेयर से आधा है और सी के शेयर से 3 गुना है, तो सी का शेयर कितना होगा। सबसे पहले तो हमें तीनों का रेशियो निकालना पड़ेगा, तभी हम पता कर पाएंगे कि सी का रेशियो कितना है। देखिए पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ए का शेयर जो है वो बी के शेयर का आधा है, ठीक है, मैंने आधा कर दिया। तो यहाँ से देखिए बी को इधर ले जाऊँगा, तो यहाँ से हमें ये जो है वो रेशियो मिल गया इसका ए और बी का। तो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ और 1/2। अब आगे क्या बोला गया है कि ए का शेयर जो है वो सी के शेयर से 3 गुना है, तो ए 3c कर दूंगा, ऐसे ही कर दूंगा। तो यहाँ से हमें जो है वो ए और सी का रेशियो मिल जाएगा। तो यहाँ से देखिए मैं सी को इधर हटा देता हूँ, तो ये मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, रेशियो बराबर करने पड़ेंगे। देखिए ये का मान यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो पहले तो मैं इनको बराबर करता हूँ। तो 3 का मल्टीप्लाई मैं इधर कर देता हूँ, तो मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 और 6 नीचे आ जाएगा, 3/6 हो जाएगा। तो देखिए हमें ए की वैल्यू कितनी मिली, 3 मिली, बी की वैल्यू कितनी मिली, 6 मिली, और सी की वैल्यू कितनी मिली, 1 मिली। तो ये हमारा रेशियो है, याद रखना रेशियो है, ए अनुपात बी अनुपात सी। तो 3/6/1, तो ये हमारा अनुपात आ गया, ठीक है। और टोटल राशि कितनी दी हुई है यहाँ पर, 490 निकालना किसका है, सी का। तो ये भी टोटल ही राशि तो होगी, क्योंकि ये जो राशि है 490 वो 3:6:1 में बांटी हुई है। तो टोटल किसके बराबर होने चाहिए, ये 490 के। तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 के बराबर कितना, 490, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49, तो जो कि कितना, सी का शेयर है। तो एक की वैल्यू तो पूछी गई है यहाँ पर, तो एक की वैल्यू हमने निकाल ली। अगर हमें यहाँ पर बी का पूछा जाता, तो बी के में हमें क्या 6 है, तो यहाँ पर मुझे 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ता 49 में। इसी तरीके से ए की पूछी जाती तो 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हमें सी का पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक विक्रेता ने किसी वस्तु को 6% की हानि पर बेचा है। यदि उसने उस वस्तु को 64 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए हमने 100 जो है वो हमने मान ली भाई कॉस्ट प्राइस है ये, ओके, ये हमने कॉस्ट प्राइस मान ली। अब इसमें क्या बोला गया कि 6% की हानि पर बेचा है, यानी इसको जो है वो 94 में बेचा होगा, तभी तो 6% की हानि आई। और आगे क्या बोला गया है कि अगर इसे जो 10% लाभ कमाना है तो 64 रुपये अधिक में बेचता है तो 10% लाभ मिलता है। तो इसका 10% लाभ कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। अब ये 64 जो है वो किसके बीच का अंतर है, इन दोनों के बीच का अंतर है। तो यहाँ से देखोगे ये तो 16 हो रहा है, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, 64 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये इतना अधिक है। यानी जो 6% की हानि पर बेच रहा था और 10% की लाभ पर बेच रहा है, तो इन दोनों में जो अधिक बच रहा है वो 64 है। तो 16 की वैल्यू जो है वो 64 के बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी, ओके। अब हमें ए की वैल्यू 4 की बराबर कर ली, हमें लागत मूल्य निकालनी है, जो कि हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी। तो एक की वैल्यू 4 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू किसकी हो जाएगी, 400 के बराबर। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर एक स्कूल में 1400 छात्र हैं, उसमें से 25% चश्मा लगाते हैं और चश्मा लगाने वालों में 2/7 लड़के हैं, तो स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। तो बहुत ही आसान है। देखिए टोटल जो है वो 1400 है, जिसमें से जो है 25% जो छात्र हैं, मतलब छात्र छात्राएं दोनों मिला के जो है वो 25% है जो कि चश्मा लगाती हैं। तो मैं इसका 25% निकाल लूँगा, जो कि कितना होता है, 1/4 फ्रैक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, ये 350, ओके। तो 350 जो है ये चश्मा लगाते हैं, लेकिन उसमें से जो है वो 2/7 जो है वो लड़के हैं और निकालना हमें लड़कियां हैं। तो हम क्या करेंगे, 2/7 से जो है वो
यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से लड़के मिल जाएंगे, क्योंकि 2 बटा 7 लड़के हैं। तो यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा, 7×5 = 35 यानी 100। तो 100 तो लड़के हो गए, अब बची कितनी, 350 में से 100 जाएगा तो 250 जो है वो लड़कियां बचेंगी। तो इतने जो है वो लड़कियां हैं। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि एक आदमी धारा की प्रतिकूल दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा और अनुकूल दिशा में 18 किलोमीटर की प्रति घंटा से नौका चला सकता है। तो हमें पूछा गया है कि स्थिर जल में उसकी नौका कितने गति से जो है वो चलेगी। ओके, तो पहले अगर कोई धारा की विपरीत दिशा में चलता है तो जाहिर सी बात है उसकी स्पीड जो है वो कम होगी, तो जो कि कितनी है, 12 है। तो बोट और स्ट्रीम, ठीक है, ये 12 किलोमीटर दी हुई है और धारा की दिशा में जा रहा है तो 18 है, यानी बोट की स्पीड और स्ट्रीम यानी धारा की स्पीड दोनों जुड़ जाएंगी, जो कि 18 दी हुई है। हमें निकालना है यहाँ पर नौका की स्पीड। तो यहाँ से देखिए 2 इक्वेशन बन गए, तो इसको ये माइनस कर दूंगा, ये कितना हो जाएगा, 2b ये हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 30। तो यहाँ से बोट की स्पीड कितनी निकली, 15 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो बोट की स्पीड है। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए ये जो है वो एक बी डी और सी ही त्रिभुज ABC की माध्यक हैं, और यदि ई ओ जो है वो 7 है, यानी ये वाली जो है वो 7 है, तो हमें सी ई यानी ये जो पूरी टोटल है उस निकालनी है कि कितनी होगी। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी बताता हूँ कि कोई भी त्रिभुज दिया हो, जैसे कि ये त्रिभुज है ए बी और सी, और इसकी जो है यहाँ से ये माध्यिकाएँ हैं, ठीक है, ये माध्यिकाएँ, जैसे मैं मान लेता हूँ ये डी हो जाएगा, ये ई हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा, ठीक है, और इसको ओ पर जो है ये कट करती हैं। तो त्रिभुज में जो माध्यिकाएँ रहती हैं वो जो सेंटर रहता है यहाँ पर ओ जो दिया हुआ है उसको जो है वो किस तरीके से बांटती हैं, ये याद रखना है, 2:1 में जो है वो बांटती हैं। ओके, तो इसी तरीके से ये वाला भी है, एक त्रिभुज दिया हुआ है इस तरीके से और यहाँ से ये माध्यिका जा रही हुई है, ठीक है, तो ये किसमें 2:1 में विभाजित करेगी। तो ये वाली जो है वो 2 हो जाएगी, ये 1 हो जाएगी। अब हमें निकालना कैसे है, देखिए यहाँ पर जो 7 सेंटीमीटर दी हुई है, ये वाली दी हुई है, तो एक की वैल्यू कितनी दी हुई है, 7। टोटल जो लेंथ है यहाँ पर कितनी हो जाएगी, एक तो ये है और ये 2 ये है, क्योंकि 2:1 में जो है विभाजित करती है। तो यहाँ से हमें टोटल जो मिली 3 मिली, तो एक की वैल्यू 7 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 सेंटीमीटर। ओके, तो ये आंसर जो है इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रॉपर्टी होती है कि जो सेंट्रॉयड होता है, केंद्रक होता है, और जो माध्यिका जो रहती है वो इंटरसेक्ट करती हैं 2:1 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। ओके, 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या देखनी पड़ेगी जिसका अगर हम वर्ग करते हैं तो वो 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर मैं 100 मान के 100 का स्क्वायर करता हूँ तो ये मुझे 5 अंकों की संख्या मिलेगी, ठीक है, जबकि हमें 6 अंकों की चाहिए, तो ये तो गया। वहीं अगर मैं फिर 1000 का करूँगा तो ये कितने का, 7 अंकों की मुझे संख्या मिलेगी, तो हमें 6 अंकों की चाहिए, तो 1000 है। तो इससे अगर मैं 999 का करता हूँ तो देखते हैं कि ये अगर हमें 6 अंकों की संख्या मिल जाती है तो इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे और 6 अंकों की संख्या मिल जाती तो वही हमारा आंसर होगा। तो अब हम इसका स्क्वायर करके देखते हैं। ओके, तो 999 का स्क्वायर करोगे ना तो यहाँ पर 001 और 1 हटाऊंगा इसमें तो 998। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर 2 4 6, तो ये वाला जो है हमारा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो कि एक वर्ग भी है, जो कि 999 का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इतनी जल्दी मैंने स्क्वायर कैसे निकाला, तो यहाँ पर मैंने 1000 को बेस मान के किया था, जैसे कि 100 को बेस मान के करते हैं, 50 को बेस मान के करते हैं। जैसे कि मैं आपको छोटा एग्जाम्पल बता देता हूँ कि 100 को अगर मैं बेस मान के करता हूँ तो मुझे मान लो 99 का निकालना है, ठीक है। तो ये जो है वो 100 से कितना कम है, 1 है,
ठीक है। अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो एक का एक ही आएगा और जीरो हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 डिजिट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से अब देखोगे आप 100 का हम बेस मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पर 3 है तो 2 जीरो आ रही हैं जिसमें हमने एक जोड़ा है, तो एक मैं इसमें माइनस कर दूंगा तो 98। तो ये हमारा जो है वो 99 का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 92 है, 98 है। ठीक है, तो इसका तो ये दो कम है तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 04, जीरो मुझे लगाना ही है और 2 इसमें से माइनस कर दूंगा तो 96। तो ये जो है वो इसका आंसर आ जाएगा किसका, 98 का स्क्वायर करता हूँ तो मैं यहाँ पर 9604 जो है वो 98 का स्क्वायर होगा। अब मान लो कि मैं 91 का स्क्वायर करता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये तो 9 से कम है, 100 से जो है वो 9 कम है, तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 81 आएगा। अब मुझे यहाँ पर जीरो लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जीरो की जगह हमें 8 मिल गया है, तो इसीलिए हम और 9 इसमें से घटा दूंगा मैं, तो यहाँ से देखिए 2 ये आ जाएगा, 8 ये आ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये जो है वो बेस मान के जो है वो स्क्वायर निकालने में आसानी होती है। तो भाई इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। ओके ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर कि 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई जो दी हुई है वो 160 दी हुई है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई कितनी दी हुई है, 165 सेंटीमीटर। ओके, तो पूरी कक्षा का औसत लंबाई पूछा गया है, बहुत ही आसान है। आपको पता है कि 30 लड़कों की कितनी दी हुई है, 160 सेंटीमीटर। तो मैं टोटल निकाल लूँगा इसकी, तो कितना हो जाएगा, 16×3 = 48, यानी 4800 जो है वो सेंटीमीटर 30 लड़कों की है। अब बची हुई कितनी है, 20 बचे हुए हैं जिनकी कितनी दी है, 165। तो इनकी भी टोटल निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 5 दूना 10, हाथ से लगा 1 12 1 13 और 2 और 3, ये हो जाएगा 3300। ठीक है, ये 3300 हो गया। अब हमें टू इसकी लंबाई पता है, इन 30 व 20 दोनों की पता है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे। तो दोनों को हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 8 और 3 11 और 4 8 यानी 8100। 81 हो गया, 8100। अब हमें टोटल जो है वो औसत निकालनी है, तो टोटल कितनी है, 50 है, तो 50 से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा, 5 चिकन 5, 6 टाइम जाएगा फिर 2 टाइम से जाएगा, तो 162 जो है इसका आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। और तो यहाँ से देखिए सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को पॉज कर लिया करो, जो भी क्वेश्चन है आप खुद से सॉल्व किया करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन किया करो। ओके, देखिए इसमें क्या बोला है कि एक वृत्त की जीवा जिसकी त्रिज्या के बराबर है, जीवा के छोर पर वृत्त में एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। स्पर्श रेखा और जीवा के बीच कोण कितने अंश का होगा। ये एक सर्कल है, वृत्त है। अब इसमें जो जीवा है, दरअसल ये वाली जीवा है और ये वृत्त की त्रिज्या है, ये दोनों बराबर हैं, यानी ये इसकी लंबाई बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है ये वाला भी बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये त्रिज्या हमें जो मिली है, ये जीवा जो है वो त्रिज्या के बराबर है, तो लंबाई बराबर होगी। ये जो बन गया समबाहु त्रिभुज बन गया। अब जो ये वाली जो टच कर रही है यहाँ पर, इनको क्या है, एक स्पर्श रेखा इस तरीके से टच करके जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये वाला जो एंगल है, मैं यहाँ से थोड़ा इसे, ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, ये वाला कितना है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया, देखिए स्पर्श रेखा और जीवा के बीच कोण कितना है, यानी ये तो हो गई जीवा और ये हो गई स्पर्श। तो ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आपको कोई सर्कल दिया हो, तो यहाँ से अगर आप स्पर्श रेखा जाती है और त्रिज्या से आप यहाँ से इस तरीके से लंब डालते हो, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाती है। ठीक है, तो ये हमेशा 90 डिग्री बनाती है, तो ये पूरा जो एंगल होगा हमारा 90 डिग्री का होगा, लेकिन हमें तो ये वाला निकालना है। तो अभी हमने देखा कि ये जो है वो समबाहु त्रिभुज है, यानी इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, और समबाहु त्रिभुज का कोण जो होता है वो कितने होते हैं, 60 होते हैं, यानी ये वाला भी 60 होगा, ये वाला भी 60 होगा, तो ये वाला भी 60 होगा। अब ये पता है आपको ये वाला 60 डिग्री है, तो बचा हमें पूरा पता है कि 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना बचेगा, 30 डिग्री बचेगा कि नहीं बचेगा। तो बस जो जीवा है और स्पर्श रेखा के बीच का जो एंगल है वो 30 डिग्री होगा, तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो बस यही समझने वाली बात थी इसमें, और कुछ था नहीं।
तो ये थे 20 क्वेश्चन। आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना, जिसके माध्यम से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।